खलबली, देखो है हो चली धरती सागर तारे, राज मेरा ही प्यारे, आसमां को छूकर देखा तारों की। नमस्कार दोस्तों, कल का विषय प्रवेश का दूसरा वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, यानी पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे हेरोडोटस की। हेरोडोटस जो कि एक यूनानी इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार है। इतिहास को सबसे पहले लिखना इन्होंने ही प्रारंभ किया था। इनका जो जन्म हुआ, जन्म स्थान फारसी साम्राज्य में हुआ। फारसी साम्राज्य अपन बात करें तो वर्तमान का ईरान, वर्तमान का ईरान देश आता है। जन्म दिनांक 484 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम लाइक्स था। माता का नाम ड्रायो था। माता का नाम ड्रायो। इनकी पुस्तक का नाम है इनकी पुस्तक हिस्टोरिका, जिसमें कि इतिहास के लेखन के बारे में पूरी जानकारी दी गई। संस्कृत भाषा में इनका नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस के बाद हम बात करें तो कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन भारत में ऐसा बताया था कि जैसे विष्णु पुराण की अब हम बात करते हैं तो एक विष्णु पुराण में एक बात बोली गई है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र का उत्तरी हिस्सा और हिमालय पर्वत का दक्षिणी हिस्से में जो फैला क्षेत्र है उसी को भारत कहा गया। तो इस प्रकार से विष्णु पुराण के अनुसार ये बात आपको ध्यान रखनी है। समुद्र का उत्तरी हिस्सा और हिमालय पर्वत का दक्षिणी हिस्से में जो फैला हुआ क्षेत्र है उसी को भारत कहा गया। अगर हम बात कहें तो इतिहास लेखन का द्वितीय चरण इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण द्वितीय चरण अल-बरूनी के शासनकाल के समय से ही माना गया है।
माना गया है। अलबरूनी के शासनकाल से ही अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ही अलबरूनी का टाइम पीरियड होता है उसी समय एक द्वितीय चरण लेखन शैली का अर्थात इतिहास लेखन का द्वितीय चरण चालू होता है। और अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म की अपन बात करते हैं तो 973 ईस्वी में हुआ था। 973 ईस्वी में एशिया के खीवा में हुआ था। एशिया के खीवा प्रांत में, खीवा में हुआ था। खीवा एक्चुअल में क्या है, तो खीवा की हम बात करते हैं तो एशिया का एक प्रांत है खीवा, है ना, जिसकी अगर हम बात करते हैं वर्तमान में इसे उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और उज्बेकिस्तान की अपन राजधानी की बात करें तो राजधानी आपकी ताशकंद देखी जाती है। ताशकंद में इनका अगर अपन बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान यानी खीवा ताशकंद में इनका जन्म होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं तो इनकी मृत्यु भी देखते हैं। मृत्यु में हम देखते हैं तो इनकी मृत्यु 1048 ईस्वी में हुई थी। अगर अपन बात करते हैं तो गजनी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? गजनी में। और गजनी क्या है, तो गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान का एक प्रांत माना जाता है। वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें होती हैं, तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद, है ना। तो इनकी दो प्रमुख पुस्तकें इनकी, एक तहकीक-ए-हिंद और दूसरी हम बात करें किताब-उल-हिंद। ये दो पुस्तकें हैं जिसमें इन्होंने कई चीजों का उल्लेख किया है। साथ में ही हम बात करें तो एक मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें हेरोडोटस के बारे में और प्राचीन भारत के बारे में ये पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। तो एक पुस्तक और आप समझिए, है ना, मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में प्राचीन भारत का पूरा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किन किन लोगों ने भारत के संदर्भ में किन किन शब्दों का प्रयोग किया और किस क्षेत्र को क्या बोला गया, इन सारी चीजों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन हकामनी ईरानियों की बात करते हैं। हकामनी ईरानियों के अनुसार सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, यानी जो सिंचित क्षेत्र का मतलब समझिए, सिंचित क्षेत्र का मतलब सिंधु नदी के द्वारा जो क्षेत्र में सिंचाई हुई थी, सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को ही भारत कहा गया। यानी अपन बात करते हैं तो हकामनी ईरानियों ने कहा कि जो सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को ही भारत अर्थात इंडिया की संज्ञा इन्होंने दी। तो अपन भारत और इंडिया, है ना, इंडिया शब्द को इन्होंने ही प्रयोग में लाया।
है ना। एक पॉइंट ये बनता है अपना। दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं तो पारसियों के द्वारा भी बात कही गई। पारसियों की अपन बात करते हैं तो इनका एक पवित्र ग्रंथ होता है जिंद अवेस्ता। तो पारसियों के अनुसार, पारसियों के अनुसार पारसियों के अनुसार एक इनका ग्रंथ है। ग्रंथ की अगर अपन बात करते हैं, पारसियों का ग्रंथ में अपन बात करें तो जिंद अवेस्ता के अनुसार बताया जाता है कि सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया है, ये जो सिंध की 7 नदियों का उल्लेख किया गया है, उसे ही इन्होंने सप्तसेंदव कहा। अर्थात सप्तसेंदव शब्द का प्रयोग सबसे पहले पारसियों के द्वारा किया गया था। तो इनके ग्रंथ का नाम, पारसियों के अनुसार अपन बात करते हैं, इनके पारसियों के ग्रंथ का नाम है जिंद अवेस्ता, है ना, जिंद अवेस्ता, जिसमें सिंध की 7 नदियों का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख करते हुए सिंधु वाले क्षेत्र को सप्तसेंदव कहा। यानी सप्तसेंदव जो दिया गया है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? पारसियों ने किया। इसकी हमें जानकारी किससे मिलती है? जिंद अवेस्ता से मिलती है। अगर अपन यूं कहें कि सिंधु नदी की 7 नदियों का उल्लेख करते हुए, यहाँ पर सिंधु की जगह अपन एक बात समझ सकते हैं कि सिंधु की जगह हम यहाँ पर सरस्वती लिखेंगे। सॉरी दोस्तों, सरस्वती नदी। सरस्वती की 7 नदियों का उल्लेख करते हुए सिंधु वाले क्षेत्र को सप्तसेंदव कहा। ये पारसियों ने, सप्तसेंदव पहली बार शब्द पारसियों ने यूज किया। सप्तसेंदव शब्द का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात अगर अपन बात करते हैं, फिर यूनानियों ने बाद में क्या किया? यूनानियों ने बाद में इस शब्द को ईरानियों से उधार लेकर के और सिंधु नदी को इंडस नदी का या इंडोस नदी कहा। सिंधु नदी को इंडोस कहा। तो यूनानियों ने, तीसरा पॉइंट, यूनानियों ने एक बाद में, यूनानियों ने क्या किया? बाद में ईरानियों से शब्द को उधार लिया और सिंधु को इंडोस कहा। तो इंडोस शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानियों ने किया। इस प्रकार से हम बात करते हैं तो उधार लिया हुआ शब्द यानी सिंधु नदी को इन्होंने इंडोस नदी कहा। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि सिंधु को इंडोस कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? यूनानियों ने, क्योंकि यूनानियों ने बाद में ईरानियों से ये शब्द लिया तो सिंधु को इंडोस कहा। इसके बाद हम बात करते हैं ईरानियों और पारसियों की, है ना। तो देखो 4th नंबर आपका ये है ना, ईरानियों और पारसियों, ईरानियों और पारसियों के प्रमुख ग्रंथ ईरानियों और पारसियों के एक प्रमुख ग्रंथ होते हैं जिन्हें हम या पुस्तक बोल सकते हैं अपन, है ना, जिनका अपन बात करते हैं तो मेरे यास्त और यासना। मेरे
मेहरे यास्त और दूसरा आपका यासना। यासना दो इनके ग्रंथ या पुस्तक अपन बोल सकते हैं, पुस्तक होती हैं ये। इनके अनुसार बताया जाता है कि सप्त सिंधु यूज किया गया था, यानी इन पुस्तकों में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा गया। इसका मतलब ये है कि इन पुस्तकों के माध्यम से हमें पता चलता है कि सप्त सिंधु शब्द के स्थान पर हप्त हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सा का उच्चारण ये हा के रूप में करते थे। यानी हम बात कर सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ईरानी जो ईरानी लोग थे वो सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे। यानी सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे। तो दोस्तों ये अपन देख सकते हैं, इनमें अपन चार बातें, एक अपन बात करें हकामनी ईरानियों के अनुसार सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को ही भारत कहा गया अर्थात इंडिया कहा गया। फिर पारसियों के अनुसार इनका एक ग्रंथ था, पारसियों का जिंद अवेस्ता, उसके अनुसार बताया गया कि सरस्वती की 7 नदियों का जो उल्लेख करते हुए या जो उल्लेख किया गया है वो सिंधु वाले क्षेत्र को ही सप्त सैंधव कहा गया। यानी सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग सबसे पहले पारसियों ने किया था, फिर ईरानियों ने बाद में ईरानियों से ये शब्द उधार ले लिया और सिंधु नदी को इंडस नदी या इंडोस नदी कहा। चौथा पॉइंट, ईरानियों और पारसियों के प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक मेहरे यास्त और यासना, 2 पुस्तकें होती हैं, यासना और मेहरे यास्त। इसके तहत देखा जाता है सप्त सिंधु शब्द के स्थान पर हप्त हिंदू शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार से हमें पता चला कि ईरानी लोग सा का उच्चारण हा के रूप में, यानी सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के कई नाम देखे जाते हैं। इसके बाद भी हम बात करें, पहले तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि इस प्रकार से एक और इतिहासकार आते हैं इत्सिंग के अनुसार बताया जाता है कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजाति किया करती थी। यानी इत्सिंग के अनुसार हिंदू शब्द का प्रयोग केवल भारत की उत्तरी जनजातियां करती थीं, लेकिन स्वयं भारत के लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे, ये इत्सिंग ने कहा था। यानी इत्सिंग के अनुसार 5वां पॉइंट है, इत्सिंग के अनुसार हम बात करें तो इत्सिंग क्या कहते हैं, इत्सिंग ने कहा कि उत्तर भारत की जो जनजातियां हैं, उत्तर भारत में जो रह रही हैं, वही हिंदू शब्द का प्रयोग करती हैं। उत्तर भारत की जनजातियां ही हिंदू शब्द का प्रयोग करती हैं लेकिन स्वयं भारत के लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते।
तो इस प्रकार से हम इत्सिंग के अनुसार देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपने विद्वान सुना होगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक बहुत ही विद्वान है, अच्छा खासा विद्वान है। मैक्स मूलर ने बताया, मैक्स मूलर के अनुसार यानी मैक्स मूलर ने सबसे पहले क्या किया था, वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करना चालू किया था, है ना। वेदों का सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करना चालू किया, और अनुवाद जैसे ही किया वैसे ही भारतीय संस्कृति की गौरव की स्थापना होगी, है ना। भारतीय संस्कृति की गौरव की स्थापना हो जाती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि फिर देखा जाता है तो मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने, अपन बात करते हैं तो मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने, मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने, मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने अगर अपन कहें तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वेदों का। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की गौरव की स्थापना हो जाती है। यानी मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, अंग्रेजी में किया अंग्रेजी में किया। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो और पॉइंट देख सकते हैं अपन इसमें, और फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। हम बात करते हैं सर विलियम जोन्स की। सर विलियम जोन्स क्या थे, सर विलियम जोन्स ने भी अनुवाद किए हैं, वेदों का अनुवाद किया है ना। कई ऐसे ग्रंथों का अनुवाद किया है, जैसे सर विलियम जोन्स ने भी अनुवाद किया है। तो सर विलियम जोन्स ने कार्ल ब्रुक कौन है? कार्ल ब्रुक की अगर अपन बात करते हैं तो कार्ल ब्रुक एक विद्वान है। तो सर विलियम जोन्स ने कार्ल ब्रुक और विल्सन की सहायता से भारत के महान ग्रंथों की अनुवाद किया अंग्रेजी में। जैसे कि अपन बात करते हैं तो गीत गोविंद, और अगर हम बात करते हैं भगवत गीता, हितोपदेश जैसे ग्रंथों की इन्होंने स्थापना की, अर्थात इन्होंने अनुवाद किया और इनका अनुवाद किया था। साथ में ही इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, आदि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जी। अब देखो, सर विलियम जोन्स ने कार्ल ब्रुक और विल्सन की सहायता से गीत गोविंद और भगवत गीता हितोपदेश आदि का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और साथ ही अपन यहां से लिखेंगे, और साथ ही 1784 ईस्वी में बंगाल में एशिया समाज की स्थापना की। इनके कार्यों की रुचियों को देखते हुए
रुचि को देखते हुए सरकार ने सरकार ने 1862 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग यानी इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के निर्देशन में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है। पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। और कब 1862 में हम बात करते हैं तो फिर एक विद्वान, एक महानिदेशक आते हैं जॉन मार्शल। तो वहाँ महानिदेशक जॉन मार्शल जब आते हैं तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत के संदर्भ में देखा जाता है, यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत में एक दो व्यक्तियों के इनके अंदर में काम करते हैं जॉन मार्शल के में, और दो व्यक्तियों के द्वारा भारत में खुदाई की जाती है। मतलब पुराने तथ्यों की जानकारी लेने के लिए पुराने भारत में पहले के रीति रिवाज कैसे थे, पहले का खाना पीना कैसा था, रहन सहन कैसा था, लोगों की मानसिकता कैसी थी, लोगों के विचार क्या थे, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसकी खुदाई की गई थी। जॉन मार्शल के निर्देशन में दो प्रमुख व्यक्ति थे जॉन मार्शल। तो स्थापना, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है और हम बात करते हैं तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जॉन मार्शल एक महानिदेशक थे उस समय पुरातत्व विभाग के। जॉन मार्शल महानिदेशक तो जॉन मार्शल महानिदेशक थे। जॉन मार्शल के अंडर में दो व्यक्ति काम कर रहे थे। इन्होंने आपका खनन चालू किया। जैसे कि हम बात करें तो एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम राखालदास बनर्जी। इन दोनों के नेतृत्व, ये महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों व्यक्तियों ने खुदाई की और ये खुदाई सन 1981 में की गई थी। सन 1921 में की गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉन मार्शल महानिदेशक हो जाते हैं। इनके ही निर्देशन में दो लोगों के द्वारा खुदाई होती है। कब? 1921 में। इस प्रकार से भारत के कई क्षेत्रों में खुदाई प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार से हम भारत के अंदर एक इतिहास का जन्म होता है जो बहुत ही प्राचीन होता है। विश्व का सबसे प्राचीन अगर सभ्यता देखी जाती है तो भारत में ही देखी जाती है। अर्थात हम बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की मानी जाती है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक साहित्यों को ही हम मानते थे, उन्हीं पर हम चलते थे। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व पदार्थ और विभिन्न प्रकार के आपकी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसके कारण ही हमारे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब हमारी सभ्यता को लेकर विभिन्न धर्म प्रचारकों ने, यानी ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, विभिन्न प्रचारकों ने अपना ज्ञान देते हैं। और इस प्रकार से ईसाई धर्म प्रचारक का ज्ञानोदय देखते हैं। ईसाई धर्म प्रचारक के विचार
के विचार या फिर कोष्टक में ज्ञान भी ले सकते हैं। इनका क्या ज्ञान था? भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर, भारतीय सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, भारतीय सभ्यता को लेकर के इन्होंने अपने अपने विचार दिए। इन विचारों में हम सबसे पहले वोल्टेयर की बात करते हैं। एक इतिहासकार है वोल्टेयर। तो वोल्टेयर की हम बात करते हैं। वोल्टेयर ने कहा कि भारत को धर्म का सबसे प्राचीन, भारत को धर्म का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन देश माना जाता है और यहाँ से विशुद्ध रूप की वास भूमि और विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली माना जाता है। ये वोल्टेयर ने बात कही है ना। तो वोल्टेयर के अनुसार भारत धर्म का सबसे बड़ा वासना वाला देश है, वासना वाला देश, और साथ में ही इन्होंने वासना वाला मतलब यहाँ पर लोग बहुत प्राचीन बसे हुए थे। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमें सभ्यता मिली है, वो बहुत पुरानी है। तो वोल्टेयर ने कहा विशुद्ध है और यहाँ की जो भारत धर्म का सबसे बड़ा वासना वाला देश है। साथ में ही इन्होंने कहा कि ये जो भारत की जो सभ्यता है ये विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली है। साथ ही विश्व की शैशव स्थली कहा। यानी विश्व की शैशव स्थली किसे कहा? भारत को कहा। किसने कहा? वोल्टेयर ने कहा। विशुद्ध भूमि भी वोल्टेयर ने कहा कि भारत जो देश है जहां पर सभ्यता सबसे पुरानी मिलती है वो भी विशुद्ध मिलती है, बिल्कुल, है ना, साफ सुथरी है ना। और अगर अपन बात कर रहे हैं विश्व की जो सभ्यता है उसकी शैशव स्थली यहीं से मानी जाती है, उसकी जन्म स्थली यहीं से माना, इसका बच्चा माना जाता है। तो इस प्रकार से वोल्टेयर ने ये बात कही। इसके बाद अपना दूसरा आता है फ्रांसीसी विद्वान। फ्रांसीसी विद्वान की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी विद्वान एक फ्रांसीसी यात्री हुआ करता था, पियरे द शोनरेथ, है ना। तो फ्रांसीसी विद्वान पियरे द शोनरेथ, इनका नाम है पियरे द शोनरेथ, इनका नाम है। इन्होंने कहा, इनके अनुसार, यानी फ्रांसीसी विद्वान पियरे द शोनरेथ, इन्होंने कहा कि जो भारत है वास्तविक रूप से सारा ज्ञान भारत से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए भारतीय भूमि को सभ्यताओं की जन्म स्थली या जन्म भूमि कहा जाता है। यानी सारा ज्ञान हमें भारत से प्राप्त हुआ है, सारा ज्ञान हमें भारत से प्राप्त हुआ है, इसलिए भारतीय भूमि को ही सभ्यताओं की भूमि कहा जाता है, यानी भारतीय भूमि ही सभ्यता की जन्म भूमि कहा जाता है। तो इस प्रकार से पियरे द शोनरेथ के शब्दों के अनुसार देख लेते हैं, सारा ज्ञान भारत से आया, सारा ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ, भारत से प्राप्त हुआ, इसलिए सारा ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसके बाद इन्होंने जो बात कही कि भारतीय भूमि को सभ्यताओं की जन्म भूमि कहा जाता है, यानी इसलिए भारतीय भूमि को सभ्यताओं की भूमि कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो फिर देखा जाता है कि
एक और भी विद्वान आते हैं, तो दोस्तों अभी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। थैंक यू। इसके आगे जो टॉपिक रहेगा अपना 2 ही पार्ट में कंप्लीट होता है ना। अगर हम बात करें तो विषय प्रवेश 2 पार्ट में कंप्लीट किया गया है। आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपको यूपीएससी के अलावा पीसीएस और आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 तमाम सारे एग्जामों में यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, ये तो कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे से अपन मिलने वाले हैं, यानी हम एक बहुत अच्छे लेवल से टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे जो आपको यूपीएससी से लेकर तमाम छोटे से बड़े एग्जामों को कवर करेगा। धन्यवाद दोस्तों।